नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। वो प्रोग्राम जहां हम बातें करते हैं खुल्लम खुल्ला और वो बताते हैं आपको जो कोई और आपको बताता नहीं। आज के इस प्रोग्राम में देखिए, मेरी कोशिश तो है, कुछ धमाके भी हो सकते हैं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े धमाके भी हो सकते हैं आज के प्रोग्राम में। देखिए, प्रोग्राम की शुरुआत में ही आज रोज हम कुछ शेर वेर कहते हैं। आज मुझे कविता लग रही है, शेर तो नहीं लग रहा। दो ही लाइनें हैं, सुना देता हूं आपको। युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से। फिर से सुनिए। युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। अब जयचंद कौन था आप जानते हैं? जो इतिहास में हमारे लिखा है। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गोरी के साथ हाथ मिला लिया था, और पृथ्वीराज चौहान जो पहले मोहम्मद गोरी को हरा चुके थे, इस युद्ध में उनसे हार गए। और फिर उसके बाद ये मोहम्मद गोरी और उसके बाद उसके आने वाले जितने लोग थे इस्लामी आक्रमणकारी, वो हमारे ऊपर काबिज हो गए। तो इसीलिए जयचंद मतलब गद्दार, ये हम सब की जो है सिस्टम में आ गया है कि जयचंद मतलब गद्दार। आप मुश्किल से आपको किसी का नाम जयचंद होता हुआ आप किसी का नाम आपको मुश्किल से मिलता होगा। मैं क्यों बात कर रहा हूं जयचंद की? क्योंकि जयचंद था कन्नौज का, और कन्नौज से ही आज हमारे सबसे विशेष मेहमान आए हुए हैं, कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक साहब। पाठक साहब, बहुत स्वागत। आप कॉफी पर कुरुक्षेत्र में पहली बार आए, उम्मीद करता हूं आप आज प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। प्रदीप, बहुत स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। तो कन्नौज, वैसे मैं इनको जाइंट किलर भी बोलता हूँ, जाइंट किलर। ये 2009 से लड़ रहे हैं सर कन्नौज। आप 2 बार ये डिंपल यादव से लड़े, 2 बार ये अखिलेश यादव से लड़े हैं। डिंपल यादव से एक बार हारे, फिर डिंपल यादव को हराया, फिर इनका मुकाबला अखिलेश यादव से होता है। अखिलेश यादव, इस बार इनको अखिलेश यादव ने हरा दिया, और 2009 में भी हराया था। तो 19 में जो समीकरण थे, लोग कहते हैं कि वो बहुत बीजेपी के लिए बहुत टफ थे, बहुत खराब थे। सपा बसपा एक थी, मायावती अखिलेश यादव एक थे। डिंपल यादव ने स्टेज पर मायावती के पैर छू लिए थे, इतना एका हो गया था। उस चुनाव में भी 12,000 समथिंग वोट से, 13,000 समथिंग, हाँ, तो उन्होंने डिंपल यादव को हरा दिया था। अब इस बार उनके सामने अखिलेश यादव थे, अखिलेश यादव मुकाबला निकाल ले गए। चलिए खैर, ये तो लगा रहता है, लेकिन मुकाबला आपका जो है दमदार लोगों से ही रहा लगातार। नहीं, अब देखिए, चूंकि वो कन्नौज सीट थी, एक समय ऐसा था वहां से कोई चुनाव ही नहीं लड़ता था, और फिर बाहर से लोग आए। अब 12 तो अनअपोज जीत गई थी ना डिंपल। 12 में तो निर्विरोध जीत अलग है, ये अंदर तो की बात नहीं बताएंगे। नहीं, अंदर की बात मैं सोच रहा था 12 में अनअपोज कैसे हो गई, इनका तो 12 कोई लड़ता। में देखिए, 12 में भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी उनको बंधक बना लिया गया, और टाइम से वो पहुंच नहीं पाए, और उसके बाद आखिरी दिन ही उसकी टिकट हुई। उसके बाद में फिर असली कहानी उसी और फिर उसके बाद में जो अन्य लोगों ने जो एक वहाँ पर पर्चा दाखिल किया था, उसमें एक वोटर पार्टी करके थी, उस वोटर पार्टी ने उसमें पर्चा दाखिल किया था, तो उनका पर्चा, उसको भी वो उसके सपा के गुंडे उसको गेट से उठा ले गए। उसको 2-3 दिन तक, जब तक वो नहीं हो गया, पर टाइम खत्म नहीं हो गया पर्चे का, उसको बंधक बना के रखे। अन्य कोई लोग जाना चाहते थे, उनको जाने नहीं दिया। मैंने एक पूरी तरीके से गुंडई थी वो, तो सब पूरा कन्नौज का बच्चा बच्चा जानता है। और उसके बाद फिर उन लोगों ने वोटर्स पार्टी का एक भरत गांधी करके वोटर पार्टी चलाया करते थे, तो उन्होंने इसको लेकर शायद कोर्ट में उनका मामला भी चल रहा है, और CBCID में भी वो मामला चलता रहा। उसके बाद शायद उनके अनुसार वो कहाँ है। एनीवे, खैर ये नई कहानी है। 2012 की उपचुनाव की बात बता रहे हैं। इसके बाद 14 में सुब्रत पाठक साहब 19,907 वोट से शायद हारे। फिर 19 में इन्होंने फिर डिंपल यादव को, 14 भी डिंपल यादव से हारे थे, 19 में बदला पूरा किया इन्होंने और डिंपल यादव को हराया। और इस बार अखिलेश यादव सामने थे। अखिलेश यादव का मार्जिन रहा 1,70,000 कुछ वोटों से वो जीत गए। अभी आप कह रहे थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, तो इस बार आप गुंडई से हारे हैं या जयचंदों से हारे हैं? अब देखो, अब इसमें इस बार का तो चुनाव थोड़ा अलग था। अच्छा। और आप अगर देखो तो सबसे बड़ा जो विषय था, एक तो झूठ, दूसरा फिर कई चीजें हैं। अब चुनाव में कोई एक विषय को नहीं दे सकते हैं। वो हम लोगों में कहावत होती है ना, उन्हें जीत के 1000 खसम और हार बेचारी विधवा होती है। तो हार के साथ तो कोई होता नहीं है, कारण तमाम होते हैं। तो कई कारण थे, और उन कारणों को पार्टी ने भी गहराई से लिया है, और हम लोगों ने भी देखा है। आगे सुधार करेंगे उसमें। सर मतलब
कुछ तो निकलवाना पड़ेगा ना आज। भाई यूपी में क्या हुआ, कन्नौज में क्या नहीं हुआ, देखिए, कुछ तो निकलना पड़ेगा। अब यूपी में क्या हुआ आप तो अगर बताएंगे नहीं तो मेरे पास शेर है उसके लिए भी। नहीं देखो, ऐसा कुछ है, अगर हम अपनी सीट की पर्टिकुलर बात करें तो हम ये कहें कि हमारे खिलाफ कोई नेता थे तो ये तो झूठ होगा पूरी तरीके से। कोई नेता हम लोगों के मतलब कोई भीतरघात नहीं था, कोई भीतरघात की स्थिति वहां पर नहीं थी। हाँ, ये जरूर थी कि भाई कुछ लोग कुछ मायूसी हो सकता है, या बहुत अधिक लोगों ने काम नहीं किया या कहीं, तो वो तो सब चलता है। लेकिन क्यों भाई, आप जीते हुए सांसद, आप ही दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए आपका वहां से, वो भी अच्छे खासे असीम अरुण साहब, वो भी उस समाज से जिसके बारे में कहा जा रहा है उसने वोट नहीं किया आपको, दलित समाज से, वो वहां के विधायक हैं। इसके अलावा मोदी जी का काम, योगी जी का काम, कोई वजह समझ में नहीं आई। सपा बसपा अलग अलग लड़ रही है। देखो, अगर योगी मोदी जी का काम नहीं होता तो इतना वोट कहाँ से आता, भाई सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर हमको 4,70,000 वोट मिला। 4,70,000 वोट कोई थोड़ा नहीं होता है। क्योंकि सामने जब इतना बड़ा नेता है, तो वो मुख्यमंत्री रहे हैं और कई बार से रहे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, और जब से हम होश संभाले तब से लगातार सांसद भी समाजवादी पार्टी के कन्नौज रहे, तो लंबा समय तक। तो कुल मिलाकर वहाँ के ऊपर हम समझ सकते हैं कि इतना वोट मिलना तो सब बगैर मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता। फिर भी मतलब कुछ अगर आप एक दो कारण गिना सकते हो तो? नहीं, उनमें बड़ा, देखो जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण तो कहीं ना कहीं यही रहा। दूसरा ये एक, आज अगर हम लोग बात करेंगे तो जो एक सिस्टम हमारा है, सरकार किसी की हो, तो आज एक हकीकत बात है, एक सिस्टम में नीचे तक उन लोगों की बड़ी पहुंच है। और उसमें जब समाजवादी पार्टी की हमारे क्षेत्र में, और कुल मिलाकर आप देखो, जैसे जो पुलिस तंत्र में जो लोग हैं या अन्य जो प्रशासनिक तंत्र में जो लोग हैं, खासकर जो पर्टिकुलर उनके लोग हैं, उनकी बिरादरी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी सरकार रहते हुए उन लोगों को उपकृत किया गया, उनको भर्ती किया गया, उनको ज़बरदस्ती भर्ती किया गया, जो मतलब नियम तोड़ के भर्ती किया गया। ऐसे जो लोग हैं, तो जब भी चुनाव आता है तो वो कहीं ना कहीं इनके एकदम से बिल्कुल एजेंट के रूप में काम करते हैं। और तो वो भी बड़ा मतलब बड़ी गंभीर बात है आप कह रहे हैं। नहीं, ये हम ही नहीं कह रहे, तो आप ये बात, आप जिससे भी, जो भी राजनीति में है, जो व्यक्ति नीचे जमीन पे काम करता है, वो इस बात को जानता है, इस बात को समझता है। 17 से 24 हो गया, आज 7 साल हो गए योगी जी की सरकार को। आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक अमले में आज भी अखिलेश यादव की भर्ती किए लोग, अब अखिलेश यादव की भर्ती किए लोग अब तो और मजबूत हो गए हैं भाई। कोई ऐसी रिटायरमेंट तो हुआ नहीं। 2003 से लेकर 2007 तक मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट रही, 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट रही। इन दोनों गवर्नमेंट में कोई भर्ती हुआ होगा, अब कोई लेखपाल होगा, कोई कानून गो होगा, कोई अध्यापक होगा, कोई वो होगा। और उसके साथ साथ एक देखो बड़ा समस्या है कि जो हम लोगों के खासकर जो बीएलओ बनते हैं, अब ये बीएलओ ही जब बेईमानी कर रहा है, अब अधिकारी जो मैंने बूथ लेवल ऑफिसर, अब यही अगर बेईमानी कर रहा है, अब जो मैंने अधिकारी हैं, यही अधिकारी बेईमानी कर रहा है। अब आज जब हम अखबार देख रहे थे, किसी को कानपुर में किसी को सजा हुई है, कोई पुलिस वाले को। कारण क्या था, उसने एक कोई आत्महत्या हुई थी किसी महिला की, उसने उस महिला के जेवर उतार लिए। तो अब जब बताओ, अब जब ये जो हमारे रक्षक हैं, अब यही अगर भक्षक बन जाएंगे, यही इस प्रकार से काम करने लगेंगे, तो क्या किया जा सकता है? बीजेपी की सरकार अपने सिस्टम से लड़ रही है क्या? ये माने? ये वो फिल्म आपने देखी होगी, द कश्मीर फाइल्स। हाँ जी। उसमें एक डायलॉग है, बहुत चलता है आजकल, कि सरकार भले उनकी हो, सिस्टम हमारा है। तो बीजेपी का सबसे बड़ा फेल्योर 7 साल यूपी और 10 साल देश में, अपना सिस्टम नहीं बनाया। और सिस्टम कैसे बनाया जाता है, वो ईमानदारी से नहीं बनता है। उसके लिए आपको कानून के दायरे से बाहर जाकर लोगों को उपकृत करना पड़ता है, जो कि समाजवादी पार्टी ने किया। नहीं सर, फिर ये सिस्टम तो 19 में भी था ना, 19 में, नहीं, 14 में भी था। ऐसा है कि ये सिस्टम हर समय रहता है। कांग्रेस का सिस्टम आज भी है। कांग्रेस हार रही है, इसका मतलब नहीं कि उसका सिस्टम खत्म हो गया। जब आप वल्नरेबल होंगे, तब ये सिस्टम का प्रभाव आपको उस कई गुना जितना है उसका असर, उससे ज्यादा दिखाई देगा। नैरेटिव में आप बताइए, सोशल मीडिया में बीजेपी क्यों फेल हो गई? उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, इसको बीजेपी क्यों नहीं काट पाई? आखिर आपके पास भी तो सोशल मीडिया है, संगठन है, इतना बड़ा संगठन है, संघ का समर्थन है। इसके बावजूद जो है, इसका मतलब कई चीजें होती है, कोई एक कारण नहीं हो सकता। लिथार्जी है। अगर प्रदेश का आपका अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की बैठक में ये कहता है कि मोदी जी का चुनाव है, उम्मीदवार थोड़े लड़ रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो?
तो बैठ गया उम्मीद वो कार्यकर्ता सब बैठ गया कि मोदी जी का चुनाव, मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। इस चुनाव में नहीं ऐसा नहीं है, बैठ जाते तो फिर वही बात है, नहीं बैठ हम जाते तो कहाँ से आता? ये जनरलाइज नहीं कर रहे हैं कि सब बैठ गए, इसका मतलब हाँ। ये, लेकिन इससे माहौल क्या बनाया आपने? 2019 का चुनाव का नतीजा भी इसमें एक कारण था, जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख से जीत हुई। लोगों को लगा अरे वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, 50,000 मार्जिन घट जाएगा, जीत तो रहे ही है, 5 लाख की बजाय 4.5। वही बात जो हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं कि मतलब इन्हीं के लोग लेथार्जिक हो गए, हाँ, इन्हीं के बीजेपी के ही कार्यकर्ता लेथार्जिक हो गए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस उसको कह लीजिए, लेथार्जी कह मुझे लीजिए। पता नहीं क्यों सर ऐसा लग रहा है कि पाठक साहब आप दोनों से कुछ कह रहे हैं, आप ही दोनों से कुछ कह रहे हैं। मैं बता देता हूं क्या कह रहे हैं पाठक साहब। अभी अभी मन में इन दो प्रदीप जी से और अशोक जी कुछ कह रहे हैं, मैंने सुन लिया है। ये कह रहे हैं दुख अगर हमको बताना नहीं आता, दुख अगर, पाठक जी कह रहे हैं दुख अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। हाँ, सही बात है। ठीक बात। आप अंदाजा लगाइए भाई, वो नहीं बता पा रहे तो आप अंदाजा लगाइए क्या हुआ है। नहीं देखिए, एक तो ये कि मतलब जो भी सूरज जी ने कहा और जो प्रदीप जी आगे बात बढ़ा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अपने लोगों के साथ खड़े होने का साहस इन सरकारों में नहीं है। अभी मैं जो मतलब कह रहा योगी हूं, जी और मोदी जी, निश्चित तौर पर। अच्छा, और जब मैं ये कह रहा हूं तो जाहिर है बहुत से लोग नाराज भी होंगे, बहुत से लोग इसको देखकर अभी दुखी भी होंगे। अपने लोगों के साथ खड़े होने का साहस ये होता है कि जब आप सरकार में हैं तो उनको मजबूत करने की कोई योजना आपके पास है क्या? कभी आप उनको ये एहसास दिला पाते हैं क्या कि हाँ, अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हारे साथ ये सरकार तुम्हारी खड़ी है? अच्छा, अपना मतलब कौन? जाहिर है अपना वर्कर, समर्थक अपना वर्कर कैडर है। जो आपके लिए विपक्ष में रहने पर लड़ रहा था, जो लाठी डंडा खा रहा था, जो अखिलेश यादव और मायावती की सरकार में विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा था, जो जिला मुख्यालय पे कचहरी में जाके कर रहा था और जिसको पुलिस पीट के भगा दे रही थी, जो थाने में घुसने नहीं पाता था, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा गाड़ी चौड़े से जाती थी और ये बाहर रह जाते थे। तो अपना तो वही है। अब भी अगर उसकी गाड़ी उसी तरह से रुक रही है तो फिर संकट है। और कि सही कह रहे मतलब मुझे लगता है, हैं, सही कह रहे हैं पाठक साहब। नहीं, अब आपकी बात हो जान दो, फिर हम बता। और मुझे लगता है कि एक तो हुआ कि भाई ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार में लोग आए, तो आपकी सरकार को किसने रोका था? एग्जैक्टली 7 साल हो गए भाई। भर्तियां क्यों नहीं उस तरह से कर ली? आपकी सरकार को किसने रोका था? सिस्टम आपने क्यों नहीं बना लिया? और प्रशासन तो अब 7 साल की सरकार के बाद आप ही का है ना, वो तो दूसरे का है नहीं। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये नहीं कि अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते तो फिर हमारे लोग जैसे कहाँ से होते। भाई हम लोग, मेरे तो पिताजी कोई बड़े नेता नहीं, हम लोग तो काम करते हुए आए। कोई पार्टी का, तो पार्टी देखो पार्टी बदली है, हम ये नहीं कह सकते। 2014 के बाद से बहुत छोटे लेवल स्तर के भी कार्यकर्ता और अच्छे स्थानों पर गए हैं, पार्टी ने उनकी चिंता किया है, ऐसा नहीं है। अब जब नौकरी का विषय आता है तो हमारा और समाजवादी पार्टी में एक बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो सिर्फ एक जात को ही नौकरी देना है, उनके पास एक दूसरा वोट जो है वो तो इसलिए उनके साथ में खड़ा है कि उसको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाएगा, आतंकवाद का लाइसेंस मिल जाएगा, मुख्तार अतीक बनाने का लाइसेंस मिल जाएगा, तो वो तो उनके साथ में खड़ा हुआ है। स्वाभाविक बात है ना, बिल्कुल स्पष्ट है, उनके साथ खड़ा, उसके लिए कुछ नहीं करना है। एक जाति उन्होंने अपने उनके लिए करना है, वो तो टीचर की भर्ती आएगी भर देंगे, लेखपाल की आएगी भर देंगे, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। अब वो जो जिसके लिए वो करेंगे वो उनके लिए करेगा। अब हम किसके लिए करें? हमारे साथ तो सब हैं। अगर किसी के साथ करेंगे, कितना ही समाज आज ऐसे हैं कि जिनके साथ में फिर अन्याय होगा, उनकी कोई सुनता नहीं। मोदी जी का उस दिन दर्द था जब वो संसद में बोल रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि हमने बंजारा समाज के लिए योजना बनाई है। अभी बंजारा समाज का कोई वोट बैंक तो है नहीं जो इनके लिए कांग्रेस चिंता करेगी, अब इनके लिए कोई समाजवादी या कोई अन्य चिंता करेगा। इसे तमाम सारे वोट छोटे जिनकी जातियों का सरकार सबके लिए कर रही अगर थी, हम सबके लिए कर रहे तो सबका वोट मिलना चाहिए। आज आप तो वोट नहीं मिला तो आया कहाँ से? मैं कह रहा हूं जीत की बात है। वो कुल मिलाकर ठीक है, हम हार गए तो हम हार गए, उससे पहले 4 बार जीते भी तो हैं। किसने जिताया? विषय वो नहीं है। विषय ये है कि देखो ठीक है, आज वो अपना झूठ फैलाने में सफल हो गए, हम उनके झूठ को नहीं काट पाए, बस हमारी एक ये नाकामयाबी कह लो या कुछ भी। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है, वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसको पार्टी भी संज्ञान में लिए है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बिल्कुल अगर कोई परीक्षा हो तो बिल्कुल फ्रेश हो, भर्ती हो तो बिल्कुल फ्रेश हो और लोग अपने आप से आए उसमें। हमको ये काम करना है और यही काम करने में हम लोग जुटे हुए हैं। और आज जो भी ये परिस्थिति है
तो आज उसको वो लोग क्यों तोड़ रहे हैं? आज ये जितने बेईमान हैं आज क्यों खिलाफ हो गए? अब शासन सत्ता में भी बैठे हुए। अरे ये जो झूठ वाली बात है कि भाई उनका झूठ चल गया, संविधान आरक्षण वाला संविधान बदल देंगे, सब लोग यही लोग बोल रहे हैं। पार्टी, आप बीजेपी तो यही कह रही है। चुनाव के बीच में अंदाजा हो गया था आपको कि ये ग्राउंड पर जा रहा है? नहीं, चुनाव में तो ये समझ में आ रहा था कि थोड़ा सा कि ये जो जाटव पर्टिकुलर जो वोट है कि ये वोट पिछली बार चूंकि हम लोग बीएसपी सपा का गठबंधन था उस कारण से उधर गया था, कुछ वोट हमको भी लोगों को भी मिला था, तो इस बार ये समझ में आ रहा था कि वो वोट अब हो सकता है इस बार उधर सपा की तरफ चला जाए। अच्छा, मान के चल रहे थे आप? लग रहा था कि वही वोट, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें अन्य एससी भी चला जाएगा। तो उसमें इस बार अन्य एससी भी, जो अन्य एससी में जो बीजेपी का साथ होता था उसमें भी डिवीजन हो गया, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा। मैं और ओबीसी भी छुटकारा से? ओबीसी जातियों में कुछ जातियों का वोट जो पिछली बार हमको मिला था इस बार थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। वजह यही झूठ? अब उसमें झूठ भी कह सकते हैं, बल्कि पर्टिकुलर एक आध दो कारण और भी हैं कि भाई किसी हमारे क्षेत्र से मान लो कोई एक दो नेताओं को कहीं अलग जगह टिकट दे दिया। अब जैसे एटा से टिकट दिया वो हमारे क्षेत्र का है, फर्रुखाबाद से दिया हमारे क्षेत्र से, तो ये कुल मिलाकर तो ये इनकी जातियों का स्वाभाविक है वो दिया। अब आखिरी चरण में उन्होंने समझो एट ए टाइम प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया समाजवादी पार्टी ने अपना, उत्तम पटेल को वहाँ लड़ाया और पाल को बना दे, क्यों बनाया? कन्नौज के लिए। तो ये देखो कन्नौज पूरा उन्होंने पूरी जिसे कहना चाहिए ना पूरा घेर के, पूरी ताकत, अर्थ, रुपया, पैसा सब, तो भाई अब संसाधनों में तो हम लोग अखिलेश के बराबर तो नहीं है। ये तो क्या बात कह दी पाठक साहब, ये कौन माने? लेकिन एक ये तो नहीं मान सकते, सॉरी। जब आप ये कह रहे हैं वैसे पार्टी के तौर पर तो नहीं मानेगा कोई। चलिए आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव इंडिविजुअल वाली बात कर रहे हैं भाई। देखो पार्टी तो हमारी उनसे बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन एक सवाल, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ दिख रहा था, आपने कहा कि कन्नौज के लिए सब हुआ, जब तेज प्रताप का टिकट हटाकर अखिलेश यादव को मिला तो आपको और पार्टी को ये तो दिख ही गया था ना कि अब तो अखिलेश यादव आ रहे हैं, और ये देख के आ रहे हैं कि सुब्रत पाठक से तेज प्रताप हार जाते हैं। हाँ, देखो हमने तो फिर रणनीति नहीं बदल पाए क्या? नहीं, देखो हम लोग तो पहले से ही समझ रहे थे कि कन्नौज में अगर आप हमको जो लोग भी जानते हैं, जिनसे भी मेरी वार्ता हुई पार्टी में भी बाहर भी, हमने एक बात कि देखो कन्नौज में अगर समाजवादी पार्टी को लड़ना है तो अखिलेश को ही आना पड़ेगा। तो कन्नौज में लड़ाइयाँ नहीं होगी, तो अब अखिलेश जी आ नहीं रहे, डिम्पल जी मैनपुरी चली गई, तो कन्नौज कौन लड़ेगा? कोई लड़ ही नहीं सकता था कन्नौज में, तो इसलिए वो तो उनको आना ही आना था। तो हम लोग पहले से मान के चल रहे थे। अखिलेश यादव के अलावा कोई भी आता आप जीत जाते? मतलब हम नहीं कह रहे थे, ऐसा लोग कह रहे थे वहाँ, और हमको लगता है कि भाई स्वाभाविक है। जैसे कई गांव में, एक आध दो गांव में हम लोग गए तो मतलब हम लोग तो चले जाते हैं, ड्राइवर बाद में बताता है, बोले उस गाँव में गए थे, अभी 2-3 लोग निकल रहे थे, उन्होंने ऐसे बात चली तो बोले भैया देखो कि अगर अखिलेश आएंगे तो वोट अखिलेश को देंगे, नहीं तो फिर सुब्रत को देंगे। अच्छा। तो एक आध दो जगह से इस तरीके की बात आई, तो तब तक उनका टिकट क्लियर नहीं हुआ था, तो हमको लग रहा था कि चुनाव अखिलेश ही लड़ेंगे। कांग्रेस का कोई जोर महसूस किया आपने? नहीं, कांग्रेस का कुछ है नहीं हमारे यहाँ। आप क्या नहीं, अदरवाइज मैं प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का फैक्टर क्या था? देखो कांग्रेस का फैक्टर ये था कि कांग्रेस के कारण से इनको कहीं ना कहीं जो एससी वोट जो है मिला, वो कांग्रेस के कारण से मिला। अगर एससी 100%, और वो चूंकि इनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। अभी तक तो मैंने ये सुना था कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की वजह से मिला। मुस्लिम वोट नहीं, कांग्रेस की वजह से बटा नहीं, मुस्लिम वोट उन्होंने गठबंधन ही कांग्रेस ने मुस्लिम वोट के कारण से किया, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया, इस कारण से एससी वोट जो है और उनके साथ में कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ। इसका मतलब मोटा मोटा ये भी तो निकलता है ना कि आप पर भरोसा कम हो गया था दलित भाई। अब देखो, अब अगर उनके बीच में जाकर कोई कहेगा कि आपके आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा है, तो ये सब चीजें बताकर, और फिर अब छोटा देखो जो हमको जो चीजें जो हमने अपना एनालिसिस किया है उनमें देखो 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो पेपर लीक हुआ है, और आपने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा कि हार में बीजेपी की पेपर लीक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, तो और पेपर लीक हुआ है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हुआ इस कारण से नौकरी वाला विषय है कि नौकरी हुई नहीं, पेपर लीक ये लोग जानबूझ के करा देते हैं। तो वो जो एससी वर्ग का जो यूथ था उसके अंदर ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई, और उसने जो है अपने समाज के वोट को डाइवर्ट किया, और ये वही कारण, ये 2 बड़े कारण हैं इसके। एक जो पेपर लीक, और जो पेपर लीक के कारण से नौकरी ना मिलना। तो इस कारण से वो जो यूथ है, अच्छा अब ये यूथ के कारण से डाइवर्ट हुआ। अब इस यूथ को वो नहीं मालूम है कि 2014 और 2017 से पहले के हालात क्या थे।
समाजवादी पार्टी की सरकार में किस प्रकार से आतंक था। अगर आपको याद हो 2012 में जैसे ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मतलब समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये एक मैसेज टीवी पे चलने लगा था। आप देखो उत्तर प्रदेश भर में दलितों के मकान फूके जाने लगे थे, उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार होने लगे थे। ये नहीं तो टीवी के ऊपर आपका काम था ना उनको आप भी बताना। जाके देखो, तो तो हम आपको लोग तो बताते ही थे ये। अब लेकिन हमने कहा ना कि उन चीजों को उतना गहराई से हम लोग समझ नहीं पाए, तो और वो यूथ भी नहीं समझ पाया कि ये लोग कितने घातक हैं हमारे लिए। तो खैर अखिलेश यहाँ मुख्यमंत्री तो बनने जा नहीं रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं राहुल के उससे और बहुत सी चीजें ऐसी रही। और आपने भी कहा कि कांग्रेस का प्रदेश कुछ से है नहीं बाहर निकलकर, अरे कन्नौज से बाहर निकलकर ये बताइए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का कितना योगदान रहा इस परफॉर्मेंस? अब देखो, अब इसको भी अगर हम लोग अगर बात करेंगे तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा पार्टी अपना बात करती है कि जो 50% तक जिसका सर्वे में आ जाता है तो उसको लगभग दे देते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते, हाँ एक आध दो जगह कहीं हो सकता है, अब उसमें तो लोकल की परिस्थितियां क्या रही हों। थोड़ा सा और खुल के थोड़ा सा अब देखो खोलने में तो बिल्कुल हम झूठ बोलने लगे। देखो ये पार्टी कई लोगों को तो ऐसा टिकट मिला जिनका सर्वे में नाम ही नहीं था। हाँ अब कुछ हो सकता है वैसा वहां अगर, तो उसके लिए तो भाई जो जिम्मेदार लोग होंगे वो जवाब देंगे। ऐसा हुआ था? तो हम कुछ नहीं ऐसा कह हुआ सकते। था क्या? नहीं, अब जहां तक हम देख रहे हैं हमें तो नहीं। अब जैसे मैंने हमारे क्षेत्र में हमको टिकट मिली, हमारे बगल में जो है क्या नाम कठेरिया जी को टिकट मिली। गलत वाली बताइए ना टिकटें यार आप। इधर हमारे मुकेश राजपूत जी को मिली। साफ साफ था, सबसे कम मतों से जीतने वाली सीट थी, फिर भी उसको टिकट दे दिया। कृपा नहीं, शंकर सिंह जौनपुर और सर्वे में था कि इसको टिकट नहीं देना चाहिए, नहीं देना हार जाएगा। जो हमारे यहाँ से जो कृष्णनाथ त्रिपाठी जी के बेटे नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला, कोई वजह नहीं थी, नीरज नेता है ही नहीं। ठीक है, कृष्णनाथ जी बड़े नेता थे लेकिन नीरज तो नेता है नहीं। तो ऐसे ढेर सारे टिकट हैं। और मैं मतलब जब हम कह रहे थे, जो अभी आपने कहा ना, तो उसको देख के मुझे याद आ गया कि भाई हम लोग भी अनुमान तो गलत निकला, तो स्वीकार करते हैं गलत निकला। लेकिन उस वक्त भी हम लोग ये कहते थे, और मैं तो स्पेसिफिक कहता था सीटों का नाम लेके कि इन 20-25 सीटों को जीतना नहीं चाहिए, लेकिन जीत जाएंगे। हम इसलिए मानते जीत जाएंगे कि राम मंदिर 20-25 कम से कम मानते हैं टिकट ही गलत थे निश्चित तौर पर, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जो बदल नहीं पाए वो भी, और जो बदला वो भी। मैंने आज प्रोग्राम में 8-9 मिनट राहुल जी के लिए रिजर्व कर रखे हैं। अच्छा। राहुल गांधी जी के लिए। लेकिन एक चीज मैं कह दूं, राहुल जी पर आप कहें उसके पहले, देखिए हम लोग लगातार बात करते रहे, और जब कहा जाता है तो कई बार आप भी कहते हैं कि नहीं सीधे कैसे कह रहे हैं। देखिए हिंदू को ही कह दे रहे थे उस दिन, हिंदू को ही उस दिन कह रहे थे, अब स्पष्ट हो गया। उनका ताजा जो बयान है राहुल जी का वो क्या है, वो कह रहे हैं जो मूवमेंट आडवाणी जी ने शुरू किया था, जिसका केंद्र अयोध्या था, उस मूवमेंट को हमने हरा दिया। ये आज का बयान है। तो मैं पहले इंडिया गठबंधन ने आडवाणी जी के मूवमेंट को अयोध्या में हरा दिया। हाँ, राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। वो उनको याद नहीं आया शायद, वो बोला नहीं। ये राम मंदिर आंदोलन को हराने की बात कर रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप ये सारी चीजें जो देख रहे हैं, संविधान हाथ में लेके चलना, बुलेट बनाने लगना, घर बनाने लगना, खेत में खड़े हो जाना, ट्रक पे चढ़ जाना, ये सब दिखाने के दांत है। खाने के दांत इस देश में राम मंदिर आंदोलन से उपजा हुआ जो हिंदू चेतना जिसकी हम बात करते हैं उसको ध्वस्त करना है। इसमें अब कोई भ्रम नहीं। राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ कांग्रेस थी, इसमें कौन सी छुपी बात है? नहीं। एक होता है कि आप कहें कि राम मंदिर आंदोलन है, आप एक जिसको कहते हैं ना कि तकनीकी तौर पर होंगे, ठीक है भाई न्यायालय। एक है हिंदू चेतना को ध्वस्त करना, दोनों में फर्क है। और मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी की कांग्रेस अब जो कर रही है वो हिंदू चेतना को ध्वस्त करने का काम कर रही है। ये तो अयोध्या तो आपको 5 साल मुंह चढ़ाएगी ना। नहीं देखो, हम क्यों अयोध्या में क्या कोई इस्लामिक जीत गया क्या? अयोध्या में जीता हमारा भाई है, किसी दल से लड़ाओ क्या फर्क पड़ता है? हिंदुओं को हिंदुओं ने जिताया, हिंदू बनाया, कोई बात नहीं। ये कोई मुद्दा नहीं, जिसके लिए होगा उसके लिए होगा। हाँ, अयोध्या में कोई इस्लामिक व्यक्ति को यदि जीत जाता तो हमारे लिए तकलीफ होती, बड़ी तकलीफ होती, वो नहीं है। और पर्टिकुलर अयोध्या विधानसभा भारतीय जनता पार्टी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पूरे यूपी में आपके भाई जीते नहीं तो हाँ तो हम सब जगह तो ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की जीत है ना। तो बताओ आप कहीं से 25, 30, 35 तक एमएलए एमपी बन जाते थे, टिकटें इनको एक तरफा मिलती थी, आज नहीं टिकट मुसलमानों को। बिल्कुल, आज ये पीछे खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? किसके कारण से खड़े हुए? भारतीय जनता पार्टी की। ये भाजपा का डर है। तो 20% आबादी है, वो भी देश की आबादी है। ठीक है, तो भैया 20% आबादी सर पे थोड़े ना बैठ जाओगे। तो कुल मिलाकर अगर आप 20% आबादी है तो आपके 80% आबादी का हम क्या करेंगे? तो यही तो है ना कि 20% आबादी तो तुम्हारी होगी और फिर 1% आबादी के कुएं में चली जाएगी। कितनी जातियां ऐसी हैं जिनका 1% वोट नहीं है, आधा % वोट नहीं है, कौन उनके लिए सोचेगा?
तो कुल मिलाकर ये जो आपका दर्द है कि वो आपको वोट नहीं देते। देखो, ये कतई नहीं, हम उनसे वोट नहीं देते, वो वोट हमारा उनसे वोट का कोई लेना ही देना नहीं, उनसे नहीं, किसी से, जिसकी भी राष्ट्र के प्रति सोच नहीं है उसका वोट हमें नहीं चाहिए। जिसकी सोच ही नहीं है राष्ट्र के प्रति, जिसकी सोच ही नहीं है समाज के प्रति, जो केवल अपने लिए सोचता है, अपने लिए जीता है, उसका वोट हमें नहीं चाहिए। आप सारे मुसलमानों को इन जनरल कह रहे हैं कि देश के लिए नहीं हम तो सोचते। मुसलमान के लिए नहीं कह रहे, मुसलमान नहीं सोचते। एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग सम्मान नहीं करते क्या? वीर अब्दुल हमीद की हम लोग सम्मान नहीं करते क्या? आज भी हमारे कितने मित्र कन्नौज में मुस्लिम हैं, क्या हम लोग उनको प्यार नहीं करते, कि उनसे सम्मान नहीं करते, कि हमारे साथ बैठते नहीं है? लेकिन हाँ, तुम आप भी तो गलत को गलत बोलो। आप बताओ, ये जो भी हमारे मित्र भी हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, तुम क्यों नहीं आतंकवाद का विरोध करते हो? तुमने क्यों नहीं कश्मीर में जो कुछ हुआ उसका विरोध किया? कि डट के खड़े हो जाते कि कश्मीर से जो लोग निकाले जा रहे हैं, ये क्यों, ये तुम्हारे भाई नहीं है, इनके साथ तुम रहते नहीं थे क्या? आज जो कुछ भी पाकिस्तान के भीतर जो हो रहा है, चुन चुन के समाप्त कर दिया गया। रोज आता है, अखबार में आता है, मीडिया में आता है, वो जो लोग आए हैं शरणार्थी, उनकी पीड़ा तुमको नहीं सुनाई पड़ती है क्या? तुमको दिखाई नहीं पड़ती है? तुम ये पीड़ा सुनना ही चाहते हो। तो ये अंतर है। तो अगर आपके अंदर इतना है तो फिर हम लोग कैसे आंख में हम पट्टी बांधे रहेंगे क्या? उनको वोट चाहिए, वो वोट के लिए पट्टी बांध सकते हैं, हम तो नहीं बांध सकते, किसी के लिए नहीं बांध सकते। नहीं सुब्रत जी, लेकिन आप पट्टी नहीं बांधेंगे। मुसलमान तय कर लिया और उसमें से जो नया समीकरण आया उसमें दलित भी चला गया। आप कह रहे हैं कि नहीं समझ पाया वो आरक्षण वाला मसला, तो फिर तो वही होगा कि आपका भाई जीत जाएगा, आप हारते रहेंगे। यादव है नहीं, मुसलमान आपके पास है नहीं, दलित चला गया। हम ये बात मान रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों हुआ, इसके पीछे अब पार्टी है, पूरा पार्टी इस पर विचार कर रही है, काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो आज भी आप मानो आपकी, ठीक है कि एकदम से आपके विरोध में हो गए, विरोध में नहीं हुए आपको, ठीक है, कुछ क्षणिक हमसे अलग गए। अभी हम लोग जाएंगे, उनके बीच में बैठेंगे, बात करेंगे, उनको समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा। समाजवादी पार्टी का उन्होंने शासन देखा है, और पूर्व में उनके साथ में क्या हुआ भाई। देखो, पूरी व्यवस्था को आज जिस वो पिक्चर नहीं पुराने जमाने में आई थी, चोर मचाए शोर, आज संविधान का शोर कौन मचा रहा है? वही जिन्होंने संविधान को, कभी भी संविधान को नहीं माना, यही कांग्रेस, जिसने शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। मैंने भारत के संविधान के ऊपर आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तरजीह दी, तो मैंने भारत के संविधान का अपमान करने वाले ये लोग, इमरजेंसी की तो कहना ही क्या। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कितना ही चुनाव, अभी 2012 का उपचुनाव का चर्चा हम लोग कर चुके, उसके पर पंचायत के चुनाव से लेकर कितने ही चुनाव में कितनी बार संविधान की हत्या इनके द्वारा हुई, लोकतंत्र की हत्या इनके द्वारा हुई। और तथाकथित बाबा साहब का लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र को हम लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र जहां मजदूर का भी बेटा शीर्ष तक पहुंच सकता है, पहुंचे हैं मोदी जी, चाय बेचने वाले का बेटा। तो कुल मिलाकर जिस लोकतंत्र के कारण मुलायम सिंह बन गए, जिस लोकतंत्र की देन मायावती, एक दलित की बेटी, यहां तक पहुंच गई, आज उस लोकतंत्र को भी परिवारवाद के माध्यम से उसको हैक कर लिया, उसको राजतंत्र में परिवर्तित कर लिया। अच्छा, ठीक। और यही कारण है, आप देखो कि ये सामने दिख रहा है। और ये लोकतंत्र धीरे धीरे, एक खबर आपके लिए, और खबर तो हो गई होगी आपको, उसमें बात नहीं हो पाई आपसे। राहुल गांधी ने एक और चीज कही ना आज, उन्होंने कहा कि मोदी जी इस बार अयोध्या में हार जाते हैं, उनको मालूम था, और वो अयोध्या से लड़ना चाहते थे, इसलिए काशी से लड़ना ही नहीं चाहते थे। और बीजेपी ने 3 बार अयोध्या में सर्वे कराया, ये राहुल गांधी ने बोला आज, और सर्वे में ये निकल के आया कि मोदी लड़ना मत, नहीं तो यहाँ करियर आपका यहीं खत्म हो जाएगा। वो कई बार बोल चुके हैं। अच्छा, ये उसी तरह का है जैसे अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनाव में कागज लेके घूमते थे कि आईबी की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है और 90 सीट तो हम जीत रहे हैं, लेकिन हमको जो है इससे ज्यादा सीट लानी है। तो इस तरह के झूठ चलते नहीं ज्यादा। और राहुल गांधी अब एक संवैधानिक पद पर आ गए हैं, उनको इस तरह की सतही और बचकाना बातें करने से पहले सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी ने सर्वे कराया और उसकी रिपोर्ट राहुल गांधी को भेज दी कि देख आप देख लीजिए, हम इस डर से जो है वहां लड़ने नहीं जा रहे। भेजी। हाँ, नहीं, ये भी उन्होंने कहा कि हम ही से 1-2 गलती हो गई, नहीं तो मोदी जी को तो हम बनारस में निपटा देते, ये भी कहा। और निपटा देते भी उनका शब्द है, मेरा नहीं, उन्हीं का शब्द है। नहीं, मोदी जी का कैरियर खत्म हो जाता अगर अयोध्या लड़ जाते, मैंने हार जाते तो कैरियर खत्म हो जाता, यही तो कहना है। तो इनका कैरियर अमरावती पी के आया कि अमेठी हारे, उसके बाद इनका कैरियर चल रहा है। तो ये क्या अमरावती पी के आए हैं क्या? क्या बात, मतलब अपनी क्या हम बोल रहे हैं उसी को, तो इसे भाई बालक बुद्धि। अब आप भी अगर इनको सोच रहा कब बालक बुद्धि बालक बुद्धि इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई चुनाव, तो उनकी राजनीति। आप लोग राहुल गांधी को बहुत हल्के में लेते हैं, ये तो मैं लगातार आप लोगों से बात करते हुए समझ। नहीं, ज्यादा गंभीरता से लेते हम तो बहुत भारी लेना नहीं चाहिए उतना गंभीरता से। उनका जो ये, अगर राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि अडवाणी जी का मूवमेंट हमने अयोध्या में रोक दिया,
कहीं ना कहीं ये इसका में से मतलब ये भी तो है ना कि हमने हिंदुत्व नहीं चलने दिया, बीजेपी का हिंदुत्व नहीं चला, और वो कुछ हद तक फैक्ट नहीं है, सच ही भाई है। कैसे सच है आप हमको बताइए। बीजेपी जब से जनसंघ बनी है और बीजेपी बनी है, थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस है। आज तक 1952 से चुनाव हो रहे हैं, आज तक कोई प्री पोल अलायंस जो है बहुमत लेकर नहीं आया है। कांग्रेस की थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस है। अरे गोल्ड पोस्ट शिफ्टिंग है सर, ये नहीं बिल्कुल गोल्ड पोस्ट शिफ्टिंग नहीं, ये फैक्ट्स हैं। मतलब ये तो फिगर, मतलब इलेक्शन कमीशन का जो है कि आंकड़े हैं 303 के 240 हो गए, 62 के निश्चित रूप से 62 हो के गए, कम 33 हो हो गए। गए। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि सीटें घटी हैं, नुकसान हुआ है, बीजेपी को झटका लगा है, धक्का लगा है, इस सब से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद 240 सीटें, और ये वो पार्टी बोल रही है जो 99 पे अटक गई। तो भाई आप फैक्ट्स में कहीं तो कोई तालमेल, कोई संतुलन कोई अनुपात बिठाएंगे ना। अगर आपकी 250 पौने 300 सीट आ गई होती, आप ये बोलते तो बिल्कुल माना जाता। लेकिन राहुल गांधी की 60 बातें सुन के लगता तो ऐसी है कि इस बार जब चुनाव वही जीते। देखिए, इस बहाने एक बात तो मैं कह दूं, आपने 80 का सही उत्तर लिखा है। अब सोचिए, हर कोई ये कहता है, और राहुल गांधी का तो प्रिय शगल है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। इस शब्द में जानबूझ के बोल रहा हूं। और गोदी मीडिया, मोदी मीडिया ऐसा है कि 240 के मोदी को रोज हरा रहा है। हाँ। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया ऐसा है कि 99 के राहुल गांधी को महान बता रहा है। ये क्या शानदार गोदी मीडिया है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जरा इसको देखिए कि हिंदुत्व की जीत है कैसे। बताइए। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये हिंदुत्व की जीत है। हिंदुत्व की जीत है। हिंदुत्व की जीत है। नहीं बिहार, इनकी बात भूल जाइए आप। सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट आई है, केरल के चुनाव की उन्होंने समीक्षा की है, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व की राजनीति बढ़ रही है केरल में। तो नॉर्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए यह कहना कि हिंदुत्व हार गया, भाई हिंदुत्व जो है वो, उसकी बजाय मैं ये कहूंगा कि जो सीटें कम हुई हैं वो जातिवाद, जाति में बांटने के कारण ये सीटें आई हैं। अगर जातियों का ये खेल ना हुआ होता और केवल आरक्षण का मुद्दा, अब आप दो वीडियो देखिए जिस तरह से डॉक्टर किए गए। एक अमित शाह का जो, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमान आरक्षण खत्म कर देंगे, मुसलमान निकाल दिया, कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरा, संसद में प्रधानमंत्री का बयान है कि नेहरू जी ने 21 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और कहा कि हमें आरक्षण पसंद नहीं है, तो नेहरू जी को हटा दिया और कहा कि हमें आरक्षण पसंद नहीं है। अब झूठ के सहारे आप एक आध बार, ठीक है ये चल जाता है, अच्छा चल गया। सर 3 मिनट बाकी है मेरे पास। एक बड़े इनसे आज के मेहमान से वो इन वाली बात तो की नहीं हमने। नहीं इतनी चर्चा इस चुनाव में क्या हो रही है कि दिल्ली लखनऊ को कह रहा है तुम दोषी, लखनऊ दिल्ली को कह रहा है नहीं तुम्हारी वजह से हारे। ये क्या सच्चाई क्या है? लोग कह रहे हैं कि नहीं योगी जी की सरकार की से कुछ चूक हुई। नहीं, देखो अब ये तो समीक्षा तो ऊपरी लेवल पे होगी, इसलिए समीक्षा तो हम नहीं इसमें कुछ कह सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आप जो जिस प्रकार से, ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हुआ है और योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये उत्तर प्रदेश ये अपराध प्रदेश था, और आज उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से लोग गंभीरता से लेते हैं, कोई नाराजगी, कुछ लोग ठाकुरवाद का आरोप लगाते हैं कि अभी भी जातिवाद की राजनीति चलती है, अब ठाकुरों की चलती है। अब भाई हो सकता है कहीं ऐसा हो, भाई हमने तो अपने यहाँ नहीं देखा ना, हमने कभी, हम भी जब भी योगी जी से मिले होंगे हमने उनके व्यवहार में कोई अपने प्रति अंतर नहीं देखा, तो स्वाभाविक है। तो हम कैसे कोई बात को कह दें? ऊपर और नीचे क्या चीज़ें हैं, नीचे लेवल पर क्या है, पार्टी लेवल पर क्या है, वो तो हमारे अध्यक्ष जी अच्छा बता सकते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अच्छा बता सकते हैं। तो उस पर तो हम कोई देखिए, आज सपा कांग्रेस क्या सोच रहे होंगे कि यूपी में हमारा दौर लौट रहा है। देखो, अब स्वाभाविक है कि जब इतना बड़ा उनको विजय मिलेगा जिसको उन्होंने कल्पना भी नहीं किया हो, तो उनका तो एम है किसी प्रकार से मुख्यमंत्री बनना, लेकिन उनका एम इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा हमें नहीं लगता, क्योंकि उनके पीछे उसका जो लोग देखते हैं कि क्या हुआ, और देखते भी हैं, हम लोग दिखाएंगे भी, अब और ज़्यादा ताकत से दिखाएंगे। तो स्वाभाविक है कि इतना आसान नहीं है, और चुनाव आते आते चीज़ें बहुत बदलेंगी।
पाठक साहब, मैंने जो शुरुआत में एक शेर कहा था उसके आगे की 2 लाइनें और हैं। कन्नौज आपका, कन्नौज तो आप छोड़ने वाले नहीं? नहीं, क्यों, वो तो मेरी मातृभूमि है, मेरी तो जन्मभूमि मतलब है। कन्नौज में मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि जाइंट किलर क्यों डिम्पल यादव को इन्होंने हराया था, और मुकाबला भी डिम्पल यादव या अखिलेश यादव से ही करते हैं। टफ ही चैलेंज मिलता है इनको हमेशा, तो आगे भी तो ये वहीं खड़े होने वाले हैं। तो आगे जो शेर, जो 2 लाइन मैंने पढ़ी थी वो ये था कि दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। अब शायद ये पाठक साहब कन्नौज से बात कर रहे हैं और शायद मोदी जी, अमित शाह जी यूपी से बात कर रहे हैं, तो मैं 2 लाइन अगली और पूरी कर देता हूँ कि दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। मैं भी उसे खोने का हुनर सीख ना पाया, उसको भी मुझे छोड़कर जाना नहीं आता। शायद ये फिर वापस आएंगे। एक लाइन में बोल दूं, अब आप उस पर चर्चा होगी बालक बुद्धि से लेके सब पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक फिर से उन्हें मिल गया है। राहुल गांधी। और ये स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी को, अगर भाजपा अपने आप को पहचान पाई, जिस तरह से राम से लड़ने की खुली, मतलब ऐसी सार्वजनिक हिम्मत तो कोई नहीं कर पाया, पूरे आंदोलन के दौरान भी नहीं हो पाया, वो हिम्मत वो कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको ठीक तरीके से नीचे ले जा पाई तो बहुत सी राजनीति में, जिसको हम कहते हैं ना कि आज जो तो पार्टी आपके सामने बैठी है, पार्टी है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये क्या करते हैं। बस स्वाभाविक है, उसको तो जो भी मुद्दे होते हैं नीचे तक हम लोग लेकर जाते हैं, बताते हैं सच्चाई। तो जो चीज़ें समझ में आई, हमने आपसे चर्चा भी किया। देखो, एक चीज़ और भी है, आज जो राहुल और अखिलेश की जोड़ी है, तो मुझे ध्यान में आता है, आपको भी में आएगा, कि मुलायम सिंह जी ने 2019 के चुनाव से पूर्व मोदी जी आप फिर से प्रधानमंत्री बने, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। क्यों दी थी उन्होंने शुभकामनाएं? उन्होंने, चूंकि मेरा क्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुलायम सिंह जी से जुड़े रहे हैं, तो उनमें एक व्यक्ति ने हमको बताया था, उन्होंने खुद भी हमको 2019 में वोट मोदी जी को दिया था, हमको नहीं दिया था, मोदी जी को दिया था। ठीक है। तो उसमें उनका कथन यह था कि देख, इस देश में जितने भी पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हुए हैं, कांग्रेस ने उनके षड्यंत्र करके उनको रहने नहीं दिया, चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, चाहे देवेगौड़ा जी रहे हों, 2 ही हुए हैं शायद। और तो इन 2 के अलावा तीसरे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो पहली बार 5 साल प्रधानमंत्री है, जो 10 साल भी बन सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी जिक्र किया था, जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में और उस समय पर कांग्रेसियों ने जो षड्यंत्र करके उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, इस कारण से तो मैंने मोदी गरीब का बेटा, मुलायम सिंह गरीब का बेटा, और मुलायम सिंह का बेटा और कांग्रेस का बेटा। देश की राजनीति में कुछ करवटें तो ली जा रही हैं, अब देखिए आगे जाकर के क्या होता है। सूर्य पाठक साहब, बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे इस प्रोग्राम में आए और मैं दाद दूंगा, आपने बात खुल के की, वाकई जैसा हम लोग इस प्रोग्राम में कहते हैं कि होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आज प्रोग्राम में आने के लिए। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, अर्शवंत जी बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र मित्रों आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे 6 बजे, अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स, बिना रिमोट के, लेकिन 6 बजे कल फिर मिलेंगे कॉफी पर कुरुक्षेत्र में, बात करेंगे खुल्लम खुल्ला। फिलहाल एक ब्रेक लेना पड़ेगा हमें यहां पर, और ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे लखनऊ में इस वक्त योगी आदित्यनाथ क्यों एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं।